देखिए, ऐसे कम ही नेता होते हैं जिनकी पार्टी के छोड़िए दूसरी पार्टी के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, उनके मुरीद होते हैं। इनमें से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनकी हर कोई तारीफ करता था, सम्मान करता था। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था। 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनकी एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनकी कहानी जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में पहली बार वो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। वो दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने, मगर वो भी सरकार भी 13 महीने चली। तीसरी बार वो 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हो गया था। देखिए, मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान का नंबर आता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, मगर गलत पार्टी में थे। पर ऐसा नहीं है। रॉबिन रेप जेफरी जैसे विद्वान और स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों ने ही नहीं, सियासत में वाजपेयी के समकालीन भी उनके बारे में यही राय रखते हैं। वो 1960 के दशक के वाजपेयी को याद कर के कहते हैं कि उस दौर में वाजपेयी भी तेज तर्रार हिंदुत्ववादी नेता हुआ करते थे। वाजपेयी उस दौर में कई बार मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयान भी दिया करते थे। और राष्ट्रवाद, तो अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिनकी तरबियत आरएसएस की पाठशाला उससे भी पहले आर्य समाज जैसे संगठनों से हुई थी। देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना ये संगठन। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उग्र राष्ट्रवाद की बेझिझक नुमाइश की अपनी आदत को वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ा। हालांकि अटल जी जैसे जैसे दिल्ली और भारतीय संसद की राजनीति में मचते गए, वे वैसे वैसे उन्होंने अपनी उग्र राष्ट्रवादी छवि को ढकने दम ने दिया। हमें याद रखना चाहिए कि जितना कोई सियासी शख्सियत संसद पर असर डालती है, संसद उससे कहीं ज्यादा असरदार रोल किसी राजनेता का किरदार गढ़ने में अदा करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किया था। आज वो लुटियंस जोन वाली दिल्ली सियासी गली बन गई। वाजपेयी उसी की उपज थे। उन्होंने एक सांसद के तौर पर 1957 से लेकर 2004 तक लुटियंस जॉन वाली सियासी जीवन जिया है। हाँ, इस दौरान वो 1962, 1984 में 2 बार चुनाव भी हारे थे, लेकिन तब भी वाजपेयी राज्यसभा के राष्ट्रीय संसद पहुंचे थे। युवा अटल, तो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही पकी हुई उम्र यानी 63 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की संसदीय राजनीति में दाखिल हुए। मोदी के मुकाबले अटल बिहारी वाजपेयी तो उम्र के तीसरे दशक के दौरान ही राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र यानी दिल्ली पहुंच गए थे। अब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, उसके बाद दिल्ली आए हैं, जहां मोदी अपने सियासी करियर के एक बड़े हिस्से में राज्य स्तरीय नेता रहे। उन्होंने करीब 13 साल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बिताए, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। वहीं वाजपेयी युवावस्था में ही दिल्ली की दिलकश बौद्धिक और कुलीन लोगों की मंडली का हिस्सा बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1953 में लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, मगर उस चुनाव में अटल हार गए थे। 4 साल बाद 1957 के आम चुनाव में वाजपेयी ने 3 सीटों बलरामपुर, मथुरा, लखनऊ से किस्मत आजमाई थी। मोदी और वाजपेयी की तुलना करें तो दोनों ने शुरुआती जीवन में आरएसएस की शाखा में उनकी विचारधारा की तालीम पाई थी। मोदी के पिता चाय बेचते थे तो वाजपेयी के पिता प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे। दोनों ही नेताओं ने सियासत में अपनी जगह शानदार भाषण कला की वजह से बनाई है। हालांकि मोदी और वाजपेयी के बोलने का अंदाज अलहदा है, मगर दोनों ने मुस्लिमों के खिलाफ सख्त रवैये से अपनी सियासी जमीन तैयार की थी। वाजपेयी ने अलग ही दौर में राजनीति की शुरुआत की थी। ये भारत के इतिहास में शानदार संसदीय परंपरा वाला दौर था। मोदी और वाजपेयी समान विचारधारा, अलग रवैया। तो उस दौर की संसदीय राजनीति के ज्यादातर किरदार बेहद उदारवादी थे और देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था यानी संसद ने वाजपेयी को उनके सियासी करियर की शुरुआती दिनों में ही अपनी पार्टी की कमजोरियों को समझने, उनमें उनसे
पाने का मंच मुहैया कराया था। और संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। हकीकत यह है कि वाजपेयी अपने छात्र जीवन में वामपंथ की तरफ भी आकर्षित हुए थे। पिछली सदी के 5वें दशक तक वो साम्यवाद विश्व की प्रमुख सियासी विचारधारा में से एक था। 1945 में हिटलर की अगुवाई वाली वाले जर्मनी के विश्व युद्ध में हार के बाद दुनिया के बहुत से युवा साम्यवाद से बेहद प्रभावित हुए थे। यही वजह है कि वाजपेयी भी बदलाव के लिए जहनी तौर पर तैयार थे। संसद के कद्दावर नेता के खुले मिजाज ने वाजपेयी पर भी गहरा असर डाला। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने कट्टर विरोधियों, जिनमें वाजपेयी भी थे, के प्रति सहिष्णु और दयालु भाव से भी वाजपेयी पर गहरा असर डाला। यही वजह रही कि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले एक कट्टर युवा नेता वाजपेयी सहिष्णु राजनीति के पथ पर आगे बढ़े। उदारवादी भी थे तो हिंदुत्ववादी भी थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी बहुत जल्द एक साथ 2 नाव पर सवार होने की राजनीति करने लगे। एक तरफ तो वो नेहरू के उदारवादी के हामी थे, वहीं दूसरी तरफ वो आरएसएस की हिंदुत्ववादी सियासत के आलंबरदार थे। और अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा केवल सियासी फायदे के लिए किया या इसकी कोई और वजह थी। वो दौर कांग्रेस के सियासी दबदबे का था और ऐसे में शायद वाजपेयी को यही तरीका ठीक लगा, जिसके जरिए वो संघ की विचारधारा से इत्तेफाक न रखने वालों को अपने पाले में ला सके। लेकिन वाजपेयी की इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि दक्षिणपंथी राजनीति भारतीयों के एक बड़े तबके को रास आने लगी। वाजपेयी को इस बात का श्रेय जरूर दिया जाना चाहिए कि वो राजनीति में हर तरह के प्रयोग के लिए तैयार थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद की वकालत की और बीजेपी को कांग्रेस के लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर भी पेश किया। 1979 में वाजपेयी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की जगह भारतीयता के इस्तेमाल पर जोर दिया। भारतीयता वो छतरी थी जिसके साए तले अलग अलग धर्मों के लोग आ सकते थे, एक नए राजनीतिक प्रयोग को समर्थन दे सकते थे। उस वक्त भी संघ को पता था कि वाजपेयी के चेहरे की कितनी अहमियत है, या फिर जैसा कि आरएसएस विचारक गोविंदराचार्य ने बात के नौ में कहा कि वाजपेयी मुखौटा है। संघ परिवार को उनके जैसे मुखौटे की सख्त तलब थी ताकि वो एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी के अगुवा बने, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की स्वीकार्यता आज के मुकाबले बहुत कम थी। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कई बार भड़काऊ भाषण भी दिए अटल जी ने। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि वाजपेयी ताउम्र संघ की कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित रहे। वो बहुत सातिराना तरीके से राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन से खुद को अलग किए रहे। बाद में 2002 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब गुजरात में दंगे हुए और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वाजपेयी कट्टर हिंदुत्व को लेकर आलोचना से इसलिए बच गए क्योंकि तमाम सियासी दलों में उनके दोस्त थे। वो समाज के ऊपरी तबके से आते थे। वो ऊंची जाति का होना वाजपेयी के लिए निंदा से बचाने वाला कवच बन गया। ये हकीकत है कि वाजपेयी ने कट्टर हिंदुत्व की सियासी मैदान में भी सैर की है। पहले जनसंघ, बाद में बीजेपी में वाजपेयी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के उदारवादी चेहरे भी बने रहे। ये कहा जाता है कि वाजपेयी 1983 में असम के दिल्ली में दंगों से ठीक पहले बाहरी लोगों के बारे में बेहद भड़काऊ भाषण दिया था। इसके लिए अटल को 1990 के दशक में भी लोकसभा में सियासी हमले झेलने पड़े और इससे बहुत पहले 14 मई 1970 को वाजपेयी को लोकसभा में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयानों को लेकर चुनौती भी दी थी। और उस साल भिवंडी में दंगों के बाद वाजपेयी ने संसद में कहा था कि मुसलमान दिनों दिन सांप्रदायिक होते जा रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हिंदू भी मुसलमानों के आक्रामक रवैये का जवाब उग्र तरीके से दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने यह कहकर वाजपेयी का विरोध किया था कि दंगों के पीछे जनसंघ और आरएसएस का हाथ है और जिनकी वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। इंदिरा गांधी ने पीठासीन अधिकारी से यह भी अपील की थी कि वाजपेयी की संसद में दिए गए बयान को सदन की कार्रवाई से ना निकाल जाए, क्योंकि उनके बयान में उग्र फांसीवादी सोच उजागर हुई है। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वाजपेयी की सियासी हकीकत उजागर हो गई जब कहा जमीन को समतल किया जाना जरूरी है। इसके बाद 5 दिसंबर 1992 को वाजपेयी लखनऊ के अमीनाबाद में आरएसएस के कारसेवकों को मिले। उन्होंने कारसेवकों की उत्साही भीड़ को संबोधित करते हुए चुटकीले अंदाज में कहा कि अयोध्या में पूजा पाठ के लिए इस जमीन को समतल किया जाना जरूरी है और इससे साफ है कि वो अलग अलग तबके के लोगों से अलग अलग तरह से बात करते थे और इससे उनकी सातिराना सियासत भी उजागर होती थी। किसी से टकराव ना चाहने की आदत को भी कभी पता चलता है। उस दिन भाषण देने के बाद वो लखनऊ से रवाना हो गए और अयोध्या नहीं गए। बाद में यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। उनके लखनऊ से लौट आने की सियासी विरोधी एक साथे चाल मानते हैं ताकि उनकी मध्यमार्गी छवि बनी रहे।
वाजपेयी की नवपंथी छवि संघ के बहुत काम आई। विवादित ढांचा ढाने के बाद जब बीजेपी के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, कई राज्यों में पार्टी की सरकारें बर्खास्त कर दी गई, तब वाजपेयी ने पार्टी के लिए मसीहा का रोल निभाया। अटल की अगुवाई में पार्टी ने बाद के दिनों में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज भी उठाई। हालांकि अपने करियर के आखिरी दिनों में वाजपेयी को अपनी पार्टी के भीतर से ही चुनौतियां मिलने लगी थी। पार्टी के युवा नेता वाजपेयी के आदर्श रहे, नेहरू को हब्बा बताने लगे थे। बना लिया था मोदी को हटाने का मन। ये 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे के बाद वाजपेयी ने अप्रैल 2002 में गोवा में पार्टी की बैठक में ख्वाहिश जताई थी कि मोदी मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, लेकिन आडवाणी, मोदी और दूसरे नेताओं ने वाजपेयी की कोशिश को नाकाम कर दिया था। बीजेपी की बैठक की शुरुआत होते ही मोदी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में इस्तीफा देने का इरादा जाहिर किया, लेकिन बैठक के प्रतिभागियों ने मोदी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखिए, राजनीति में सब कुछ जायज होता है भाई। वाजपेयी ने दिल्ली से गोवा जाते हुए विमान में ही मोदी को हटाने का मन बना लिया था, ताकि गठबंधन के अपने सहयोगियों की नाराजगी दूर कर सकें, अपनी उदारवादी छवि को भी बचा सकें। और आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 पार्टियों का गठबंधन चलाया। तो गठबंधन की राजनीति कैसे होती है, अटल बिहारी वाजपेयी बेहतर जानते थे। लेकिन पार्टी की बैठक में मोदी के समर्थन का माहौल देखकर उन्होंने अपने इरादे को दफन कर दिया। यहां तक कि आक्रामक पार्टी सहयोगियों को खुश करने के लिए वाजपेयी ने उस बैठक के आखिरी दिन मुसलमानों को काफी बुरा भला कहा और आरोप लगाया कि मुसलमान दूसरे समुदाय के लोगों के साथ नहीं रह सकते। इसके बावजूद लोगों के बीच कभी हृदय वाजपेयी की छवि वैसी ही बनी रही, पूर्व और मौजूदा कट्टर हिंदूवादी नेताओं के उलट। वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें जनता के एक बड़े तबके का प्यार और सम्मान मिला। ऐसा इसलिए हो क्योंकि वाजपेयी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने राजनीति में मोहम्मद जज्बातों की अहमियत का अंदाजा था और वो वक्त पड़ने पर इनका बखूबी मुजाहिरा भी करते थे। भाषण कला के कारण मिला प्यार। वाजपेयी की भाषण कला की वजह से ही कश्मीर में बहुत से लोग उन्हें सूफी संत कहते थे। उन्होंने जनता से एक रब्ता कायम कर लिया था। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि उन्होंने उस आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ाई जिस विचारधारा में वो खुद पले पड़े थे। लेकिन अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए वाजपेयी ने अपनी सियासी विरोधियों के नुस्खों पर अमल किया। और इसमें अचरज नहीं होना चाहिए कि वाजपेयी को उनके कट्टर विचारिक विरोधियों से भी तारीफ मिली। वाजपेयी के मुरीदों में कम्युनिस्ट भी शामिल थे और CN अन्नादुरै जैसे कद्दावर तमिल नेता भी। और 1965 में जब भाषा के संवाद पर संसद में बहस चल रही थी, तो अन्ना ने कहा था कि हिंदी को लेकर हमारा विरोध क्यों है। मैं इससे साफ शब्दों में बयां करना चाहता हूं, हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है। खासतौर से जब मैं अपने दोस्त श्रीमान वाजपेयी को बोलते हुए सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि हिंदी तो बहुत मीठी जबान है। लेकिन अब जबकि लोकसभा में अपने बहुमत की वजह से बीजेपी बहुत आक्रामक हो उठी और नए नए इलाकों में विस्तार कर रही है, तो वाजपेयी एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। जबकि वाजपेयी ब्रांड राजनीति को उनकी पार्टी की नई पीढ़ी ने तिलांजलि दे दी। एक और मोर्चे ऐसा है जिसमें वाजपेयी की उपलब्धियों का कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहते हैं कि पुराने दौर में पश्चिमी देश भारत के से संबंध को लेकर हिचकिचाहट रखते थे, जो अब बीते दौर की बात हो चुकी। हकीकत यह है कि पश्चिमी देशों की ये हिचकिचाहट उस वक्त दूर होनी शुरू हुई थी जब वाजपेयी सत्ता में आए थे। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को दोबारा रफ्तार दी। वाजपेयी देश में मोबाइल क्रांति के जन्मदाता थे। उन्होंने पाकिस्तान दूसरे देशों से संबंध बेहतर करने के लिए लगातार कोशिशें भी की। लेकिन PM के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से राष्ट्र का पुनर्निर्माण। शायद ये वाजपेयी की अच्छी किस्मत ही थी कि वो सही वक्त पर सही जगह पर थे। वो खुशकिस्मत थे क्योंकि उन्होंने पूर्ण आयु पाई। देश की जनता का एक बड़ा तबका वाजपेयी के आखिरी दिन तक उनका मुरीद रहा। आज जबकि वाजपेयी की सियासी कारज की करनी उनके बिल्कुल अलग दिखती है, तो वाजपेयी का आभामंडन और भी बढ़ जाता है। तो देख लीजिए, ये है। देखिए, उस समय के नेता होना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि आज तक उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। हम लोग उनकी आज भी तारीफ कर रहे हैं, हमारे बीच नहीं है फिर भी। आज के नेता तो देखिए जमीन आसमान का फर्क है। आज के नेताओं से तो आप नैतिकता की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी की। धन्यवाद।